हाँ जी, तो हम सेवेंथ चैप्टर को आज खत्म करेंगे। आज थोड़ा हम प्रैक्टिकल इंसाइट टच करेंगे कंपनी एनालिसिस का। इसके अलावा यार हम लोगों का आधा कोर्स ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे द वीडियो इज कमिंग। आई फील मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना आगे तक और इतना फटफट इसको कर पाऊंगा, बट आप लोगों के इंकरेजमेंट और सपोर्ट के कारण हम लोग इसको कंटिन्यूटी में बनाए हुए हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है in order to prepare a high quality note and deliver a good quality lecture, right? तो अगर अभी तक आपको ये बहुत अच्छा लगा ना, जो भी आपका ऑनेस्ट फीडबैक हो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एल्गोरिदम को थोड़ा सा खुश कर दीजिए यूट्यूब के। अपन बिना किसी देरी के फटाफट आगे बढ़ते हैं। दिस इज पार्थ वर्मा एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। जब भी मैं रिस्क इन बिजनेस की बात करूंगा ना, समझ रहे हो, जब भी मैं रिस्क इन बिजनेस की बात करूंगा तो मुझे बिजनेसेस को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना होगा। ठीक है, ये एनआईएसएम में नहीं दिया हुआ है, मैं फिर बता देता हूं। एक होगा मेरा फाइनेंशियल बिजनेस, ठीक है, और एक होगा नॉन फाइनेंशियल बिजनेस। मैंने डिवीजन क्यों किया उसके पीछे का लॉजिक समझना। फाइनेंशियल बिजनेस में जो सबसे बड़ी रिस्क मेरी होगी वो ये होगी क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क मतलब मैंने किसी को पैसा दिया और उसने मेरे को पैसा वापस नहीं दिया। क्या बैंक के ऊपर सबसे बड़ी अगर कोई एक रिस्क रहती है, समझ रहे हो, तो वो भूकंप की रिस्क नहीं है, वो सिस्टम फेलियर की रिस्क नहीं है। सिस्टम फेल होने से बैंक बंद नहीं होगा, समझ रहे हो। वो कोई चोरी डकैती या सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ छोटे मोटे लैप्स हो गए, उसके कारण बहुत मेजर थ्रेट नहीं आ रहा है ऑपरेशंस पे, कोई ऑपरेशनल रिस्क बड़ी नहीं है। उसके लिए सबसे बड़ी रिस्क क्रेडिट रिस्क है कि लोगों को जो मैंने पैसा दिया वो पैसा वापस आ जाना चाहिए, राइट। जो बैंक ऑन रन की सिचुएशन बनती है। अगर आप लोगों को इसके बारे में और थोड़ा अच्छे से जानना है और समझना है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, मैंने एक वीडियो बनाया है सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स पे। ठीक है, प्लीज उसको जाके एक बार जरूर देखो, आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, एक बार जरूर जाके देखो। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पर। अच्छा, नॉन फाइनेंस बिजनेस जो होते हैं उनमें क्या रिस्क रहती है। देखो, वैसे तो रिस्क कैटेगराइज हो सकती है, ठीक है, यहां भी क्रेडिट रिस्क हो सकती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, लेकिन मेन ऑपरेशनल रिस्क कि मैं ऑपरेशन, जो मेरे मेन काम है उससे रिलेटेड मेरा कुछ रिस्क आ जाए, अपन समझेंगे आज। ठीक है, दूसरा क्या रिस्क रहता है यहां पर। दूसरा क्रेडिट रिस्क भी रहता है, अगर डेट बहुत ज्यादा है तो क्रेडिट रिस्क पिक्चर में आता है। ठीक है, रेगुलेटरी रिस्क रहती है कि अगर कोई बिजनेस ऐसा है जो एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है, शराब की दुकान, फटाकों की मैन्युफैक्चरिंग, जो क्रैकर्स बनते हैं, फायरवर्क्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो एक रेगुलेटरी रिस्क का पार्ट बनती है। ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि हम रिस्क कहाँ से देख सकते हैं। बिजनेस की अगर रिस्क अपने को समझनी है, ढूंढनी है, तो आप कहाँ से रिस्क ढूंढ सकते हो। ठीक है, देखो यार, अनलेस अदरवाइज कंपनी का बिजनेस का बेसिक स्ट्रक्चर अगर चेंज नहीं हुआ है ना, कंपनी का बिजनेस का बेसिक स्ट्रक्चर अगर चेंज नहीं हुआ है, तो मैं आपको बोलूंगा कि कंपनी का जब आईपीओ आया था उस टाइम पर कंपनी ने डीआरएचपी फाइल करा था। डीआरएचपी मतलब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, इसको नोट कर लो आप कहीं। ये सबसे इलेबोरेटिव डॉक्यूमेंट था जो कंपनी ने पहली बार पब्लिक करा। मेरा क्या बोलना है, अगर आप ब्रिटानिया या रॉन्ग एग्जाम्पल, अगर मैं जुबिलेंट फूड वर्क लेता हूँ और जुबिलेंट फूड वर्क मुझे पता है कि ये 2000 कुछ 2000 शायद 2007 में आया, आईपीओ आया इसका। ठीक है, और 2007 में जब से आईपीओ है तब से मोटा मोटा कोई बिजनेस स्ट्रक्चर में उन्होंने चेंज नहीं करा है। तब भी पिज्ज़ा बनाते थे, आज भी पिज्ज़ा बनाते हैं। हाँ, ये है, आज दो तीन ब्रांड और ज़्यादा है, लेकिन उनका फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, रेस्टोरेंट वाला फॉर्मेट है, राइट। तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं गूगल पे सर्च करूंगा जुबिलेंट फूडवर्क ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्योंकि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में एक चीज बहुत मैंडेटरी होती है, एक सेक्शन बहुत मैंडेटरी होता है, वो सेक्शन होता है की रिस्क का।
यहां पर आपको बताना होता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण आपके बिजनेस का ऑपरेशन डगमगा जाएगा, क्या कारण होंगे जिनके कारण आपका बिजनेस डगमगा जाएगा। ठीक है, लेट्स गो एंड लेट्स सी कि आप इसको कैसे ढूंढोगे। ठीक है, मैं नॉर्मल अभी इस पे जाता हूं एंड आई डू अ वेरी नॉर्मल गूगल सर्च। ठीक है, वरुण बेवरेजेस IPO DRHP, ठीक है, PDF। ठीक है, 2016 के अंदर ये IPO आया था इनका। ये फर्स्ट लिंक ही आप खोलेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको वरुण बेवरेजेस का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, चलिए यहां पर आप देखोगे तो की रिस्क का फैक्टर कहां पर है वो ढूंढ लो आप। सीधे चले जाओ यहां पर रिस्क एंड विल गो टू द रिस्क फैक्टर्स। ये रहा सेक्शन नंबर 2 और ये मेरे रिस्क फैक्टर पे आ गया सीधे। इंटरनल रिस्क फैक्टर क्या बोल रहा है? इंटरनल रिस्क फैक्टर समझना, टर्मिनेशन और नॉन रेन्यूएबल ऑफ पेप्सिकोज इंडिया अग्रीमेंट और पेप्सिकोज इंटरनेशनल अग्रीमेंट बाय पेप्सिको इंडिया और पेप्सिको इनकॉर्पोरेशन और एनी मटीरियल मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग टर्म्स अंडर सच अग्रीमेंट एडवर्स टू आर इंटरेस्ट will materially and adversely affect our ability to continue our business and operations for our future performance, financial performance। क्या बोल रहा है कि भाई हम लोग जो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है उसने पेप्सी को इंडिया ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि भाई इंडिया में जितनी भी बॉटलें बन रही हो तू बना, सारी कोल्ड ड्रिंक तू बना और तू डिस्ट्रीब्यूट कर, तू बेच। ठीक है, अगर ये एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, इस एग्रीमेंट का रिन्यूअल ना होता है, ये एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाता है या इस एग्रीमेंट में कुछ ऐसी शर्तें डाल दी जाती हैं जो हमारे अगेंस्ट हैं, तो ये हमारे बिजनेस ऑपरेशंस को और हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को नेगेटिव इंपैक्ट करेगी। ये एक बड़ी रिस्क है। आप समझ रहे हो मेरी बात? जब मैंने आपको बोला रिस्क आपको समझना है तो आपको रिस्क कैसे समझना है। ठीक है, और यहां पर इसका पूरा का पूरा ज्ञान है इस एग्रीमेंट के बारे में, क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं है क्या नहीं है। अगली रिस्क देखो, देखो पेप्सिको इंडिया आर इंटाइटल्ड टू वेरियस राइट अंडर पेप्सिको इंडिया। अगली रिस्क देखो, आर ग्रोथ प्लान्स एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज आर सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल ऑफ पेप्सिको एंड इनेबिलिटी टू सिक्योर सच अप्रूवल में अफेक्ट आर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स एंड फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। पत्ते खुलते जा रहे हैं ना धीरे धीरे कंपनी के। कंपनी बोल रही है कि अगर मेरे को कोई नई फैक्ट्री डालनी है, समझ रहे हो आप, तो उसके लिए मेरे को पहले पेप्सी की अगर कोई नई फैक्ट्री डालनी है जिसमें और पेप्सी बनेगी, भाई कंपनी को भी ग्रो करना है ना। जैसे कंपनी ने स्टिंग आया तो अब स्टिंग के लिए अलग प्लांट चाहिए, ट्रॉपिकाना जूस बढ़ाना है कंपनी को, उसके लिए अलग प्लांट चाहिए। कंपनी वाटर मैन्युफैक्चर करती है, बॉटल करती है, उसके लिए कंपनी को अलग से प्लांट चाहिए। तो उन सब प्लांट्स के लिए अगर कंपनी खर्चा करना भी चाहती है और अगर पेप्सी ने मना कर दिया तो ये वरुण बेवरेजेस लिमिटेड की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो देर आर सर्टन क्रिमिनल एंड अदर आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनी। ठीक है, सर्टन ऑफ इट्स डायरेक्टर प्रमोटर एंड सब्सिडरी कंपनी में एडवर्सली अफेक्ट आर बिजनेस। मतलब हमारी कंपनी के ऊपर, हमारे डायरेक्टर्स के ऊपर और प्रमोटर्स के ऊपर कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। ये बहुत नॉर्मल होता है। मतलब बहुत, अगर आप मेरे को बोल रहे हो कि मुकेश अंबानी के ऊपर आज कोई केस ही नहीं है पूरी इंडिया में कहीं भी, तो आई आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्लॉसेज, चाइल्ड लेबर है फॉर एग्जाम्पल, राइट। आई नो वी शुड डिस्करेज इट, राइट, बट से फॉर एग्जाम्पल लेबर एक्सप्लॉयटमेंट है कि आप ओवर टाइम का पैसा नहीं दे रहा हो, वो सीधे क्रिमिनल केस बनता है। किस पे बनेगा? प्रमोटर ऑफ द कंपनी पे बनेगा एंड मैनेजर ऑफ द कंपनी पे बनेगा, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी पे बनेगा, तो नाम आ जाता है, राइट। तो यहां से आप अब ये देखो, यहां पर उस हेडर में इसने सारे के सारे केसेस की आपको दे दिया कि टैक्स के कितने केस है, सिविल के कितने केस है, रवि जयपुरिया पे कितने केस है, वरुण जयपुरिया पे कितने केस है, कंपनी पे कितने केस है, राइट।
फिर आप आगे देखोगे तो ऐसे करते करते आप आगे देखते जाओगे तो आपको मिलता जाएगा। दूसरा एक तरीका और है इसको देखने का, मतलब तरीका यानी नॉट, आप वो तो देखो ही, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में तो जाके देखिए ही देखिए, लेकिन आप साथ में स्क्रीनर पे सर्च कीजिए, लास्ट में आई है, ठीक है। और ये क्रेडिट रेटिंग्स जो है ना, रेटिंग अपडेट, इसको जरूर एक बार ओपन करके देखिए। इसको जब आप ओपन करके देखोगे ना तो आपको यहां पर दिखेगा वीकनेस, ये दिख रही है आपको वीकनेस ये वाली, ठीक है। यहां पर सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ बिजनेसेस टू चेंज इन रेगुलेशन एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस ही बदल जाएगी। हो सकता है स्टिंग जिसके कारण तुम आज चेस्ट थंपिंग कर रहे हो, अपनी छाती ठोक रहे हो इतनी ज्यादा, हो सकता है लोग स्टिंग पसंद करना ही बंद कर दें, लोग पीने ही बंद कर दें, वो आउट ऑफ फैशन हो जाए, ठीक है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर बिजनेस विल गेट नेगेटिवली अफेक्टेड, ठीक है। और क्या है कि आपके जो आपने 2500 करोड़ रुपए का जो केपेक्स करा है, केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आपने 2500 करोड़ रुपए की जो नई फैक्ट्री खोली है, वो पूरा का पूरा पैसा आपने लोन पे लेके उठा करा है। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक रिस्क का पॉइंट है, ध्यान रखना कि पैसा उधार पे उठा के फैक्ट्री खोली गई है। अब यहां पर अगर प्रमोटर अय्याशी करते हुए मिल जाता है आगे, तो वो रेड फ्लैग है, खतरे की घंटी अपने लिए, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है जब मैं बोलना चाह रहा हूं रिस्क के ऊपर? समझ रहे हो आप? वैसे ही आपका जो अगला पॉइंट आता है, वो अगला पॉइंट बिल्कुल इससे मिला जुला है। अगला पॉइंट है क्रेडिट रेटिंग के ऊपर। तो क्रेडिट रेटिंग का क्या मतलब है, वो क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर, और आप भी विस्तार से समझिएगा। कि सबसे पहले तो कि क्रेडिट रेटिंग में किसी भी कंपनी की ओपन कहाँ से करूंगा, तो तू सबसे पहले स्क्रीनर पे जा, कंपनी को सर्च कर ले, ठीक है। जो भी कंपनी है कंपनी को सर्च कर ले, जैसे मेरे को वरुण बेवरेजेस सर्च करनी है, तो मैंने यहाँ सर्च करा वरुण बेवरेजेस, मैंने इंटर करा, ये आया। आप सबसे लास्ट के अंदर आ जाओ, यहाँ पर आपको दिखेगा ये क्रेडिट रेटिंग्स, मैं थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ इसको ताकि आपको दिख जाए क्रेडिट रेटिंग्स। आप रीसेंट ओपन कर लो, ठीक है। अभी आप यहाँ देखोगे कि वरुण बेवरेजेस की सारी क्रेडिट रेटिंग एक ही कंपनी ने दी है, क्रिसिल, ठीक है। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, एक से ज़्यादा कंपनीज होती हैं जो क्रेडिट रेटिंग देती हैं। अब क्रेडिट रेटिंग का फंडा क्या है वो समझना, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखोगे तो ऊपर रेटर का नाम है कि किसने रेटिंग दी है, ठीक है। फिर कंपनी का नाम है कि किसके ऊपर रेटिंग दी है, ठीक है। कंपनी ने, ये जो क्रिसिल ने रेट करा है वरुण बेवरेजेस को, वो क्यों रेट करा है पता है? ऐसे क्रिसिल को मजा थोड़ा ना आ रहा है जाके कि चलो आज कोई काम नहीं है तो वरुण, अरे क्रिसिल पैसा लेता है भाई, फ्री में थोड़ा ना रेटिंग करके देगा वरुण बेवरेजेस को, पैसा लेगा ना, क्रिसिल का धंधा ही वही है, कागज का बिजनेस है, ठीक है। तो वरुण बेवरेजेस को बैंक से 3600 करोड़ रुपए का लोन चाहिए था। तो बैंक ने बोला कि जाओ पहले क्रिसिल से एक रेटिंग निकलवा के लाओ कि तुम्हारी औकात है क्या, क्या हम तुमको लोन दे सकते हैं। तो क्रिसिल के पास गए, क्रिसिल ने इनको पूरा थॉरो इन्वेस्टिगेट करा, इनके फाइनेंशियल्स देखे, इनका बिजनेस रिस्क समझा, और उसके हिसाब से क्रिसिल ने बोला कि नहीं भैया बहुत स्टेबल बिजनेस है, AA की रेटिंग है, ठीक है। रेटिंग का क्राइटेरिया क्या है वो क्रिसिल ने यहां पर पूरा लिखा है कि क्रिसिल रेटिंग्स हैज अफर्म्ड इट्स क्रिसिल AA+ स्टेबल रेटिंग ऑन लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज ऑफ वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अफर्म्ड मतलब कि हम पहले जो AA+ दे चुके हैं, हम ये कंफर्मेशन देते हैं कि इसको जारी रखा जाए। कंपनी आज भी वही स्टैंड करती है, ना बढ़ा है रेटिंग ना कम हुआ है रेटिंग, ठीक है। और फिर इन्होंने पूरा का पूरा ये सब बताया कि देखो मार्जिन मार्जिन बढ़ गए कंपनी के, ठीक है। क्रिसिल रेटिंग एक्सपेक्ट द मार्जिन टू रिमेन अराउंड 21.5% ओवर मीडियम टर्म, और फाइनेंशियल प्रोफाइल रिमेन स्ट्रॉन्ग मार्क्ड बाय द कंफर्टेबल कैपिटल स्ट्रक्चर। कंफर्टेबल कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अभी डेट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो जो कंपनी, और आप ऐसे भी देख लो ना, आंखों से दिखेगा ना, ऐसे देखोगे तो आंखों से दिखेगा ना, देखो कंपनी के कंपनी के जो भी इक्विटी शेयर्स हैं उनकी आज की उनकी आज की वैल्यू है 1,66,000 करोड़, ठीक है। 1,66,000 करोड़, अगर कंपनी के सारे शेयर आज मार्केट में बिक जाएं, ठीक है, तो कंपनी को आपको 1,66,000 करोड़ रुपए देके वरुण बेवरेजेस खरीदनी पड़ेगी ओपन मार्केट से, ठीक है। अगर मैं कंपनी का डेट देखूं तो मेरे को बैलेंस शीट में डेट दिखता है, बोरोइंग्स, कंपनी की बोरोइंग है सिर्फ
3,726 करोड़। 1,66,000 करोड़ में से 3,726 करोड़ नथिंग। ठीक है, ऑनेस्टली इट इज नथिंग। अगर कंपनी की आप सेल्स भी देखोगे तो ये देखो, आप कंपनी की सेल्स 15,000 करोड़ की सेल्स है। कंपनी जितनी जितनी कंपनी की टोटल बोरोइंग है उतना कंपनी एक साल में प्रॉफिट कमा लेती है। तो कंपनी 100% कंफर्टेबल पोजीशन में। और आप यहां देखो ना, देखो डेट आपको परेशान कहां करता है पता है? डेट आपको परेशान करता है जब आप इंटरेस्ट देना बंद कर देते हो, जब आपको इंटरेस्ट बहुत भारी लगने लग जाता है। ऐसे चेक करो ना, कंपनी का इस साल का इंटरेस्ट कितना है? 242 रुपीज। ये रहा इंटरेस्ट, है ना। इस साल का इंटरेस्ट 242 रुपीज। कंपनी की इस साल की कमाई कितनी है? नेट प्रॉफिट कितना है? 2,000 करोड़। तो कंपनी के पास जितना मुनाफा है उसका सिर्फ 10% तो इंटरेस्ट देना है कंपनी को। समझ रहे हो आप? आर यू गेटिंग? तो कंपनी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में मेरे भाई। अपन आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। एक रेशियो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उसमें ये चीज कवर होगी वापस। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं अभी तक? सब लोगों को A to Z। ठीक है, दिस इज समथिंग जो बहुत ईजी है एंड आई फील कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो अगला देखते हैं। एंड आर नेक्स्ट वन वुड बी ESG फ्रेमवर्क। अब ESG देखना, ESG का मतलब होता है इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। देखो यार, मैं हो सकता है कई लोग इस ये बात पे मेरी आलोचना कर दें, ठीक है, या मेरे बारे में कुछ बोलें, या हो सकता है मेरी इस बात से आप अग्री ना करते हो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वही है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये इन्वायरमेंट, देखो क्या है ना, या तो आप बिजनेस देख लो या तो आप ग्रोथ देख लो। मैं एज अ कंट्री बात कर रहा हूँ। या आप ये इन्वायरमेंट संभाल लो। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। भूटान को देखोगे तो दे आर मोर इन्वायरमेंट कॉन्शियस। समझ रहे हो? आप वहां पर जब एंट्री लेते हो तो आपसे एक इन्वायरमेंट फीस ली जाती है, 1,000 रुपए रोज, राइट? बिकॉज यू आर पल्यूटिंग द एनवायरमेंट बाय गोइंग देयर। लेकिन चाइना आप वहां पर देखोगे तो दे आर नॉट इन्वायरमेंट कॉन्शियस। दे माइट नाउ बिकम इन्वायरमेंट कॉन्शियस, जब उनको लगा कि अपन की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है तब इन्वायरमेंट कॉन्शियस हो गए होंगे, बट उसके पहले तो नहीं थे। ठीक है, तभी उन्होंने इतनी ग्रो करी। तो सेबी ने क्या बोला है ना, सेबी ने बोला है कि हर कंपनी को अपना एक ESG का फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। ESG का फ्रेमवर्क बनाने का मतलब क्या है समझना है, थियोरेटिकल कंसेप्ट ही समझ लो अभी तो आप इसको, और क्या बोलूंगा मैं। ESG फ्रेमवर्क बनाने का मतलब यह है कि आपको बताना पड़ेगा कि आप इन्वायरमेंट पे कैसे पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहे हो। जैसे भाई वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है, तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड जो प्लास्टिक की बोतलें बना रही है अब वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनाने लग गए। पहले वो फ्रेश प्लास्टिक से बनाते थे। से फॉर एग्जाम्पल, राइट, जो कोल्ड ड्रिंक में पानी जाता है, ठीक है, और जो पानी वेस्ट हो रहा था पहले वो पानी ड्रेनेज में जा रहा था, अब हम उसको रिसाइकल करके ड्रेन्स के लिए यूज करते हैं, हाउस होल्ड सप्लाई में दे देते हैं फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड ऑल दोज थिंग्स। नाउ दिस इज हाउ यू आर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। सोशली आप कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो? पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट और हो सकता है कि मैंने कोई तालाब गोद ले लिया। तालाब गोद लेते हैं, सिर्फ कई बैंक्स हैं इंडिया में जो तालाब गोद ले लेते हैं कि भाई तालाब का पूरा रेजुनेवेशन हम करेंगे, वी विल टेक केयर ऑफ दिस। ठीक है। सोशल, सोशल मतलब जो अपनी नीता अंबानी मैडम चलाती है, रिलायंस फाउंडेशन, राइट, एजुकेटिंग किड्स, समझ रहे हो आप, रनिंग स्कूल्स, रनिंग हॉस्पिटल्स। गवर्नेंस मतलब, गवर्नेंस मतलब प्रॉपर गवर्नेंस रखोगे, इंडिपेंडेंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह नहीं रहेगा, जो मैंने मैनेजमेंट एनालिसिस में बहुत डिटेल में बात करी है। तो जिस कंपनी का ये सब चीजें बेटर है उसका ESG स्कोर ज्यादा है। आपने कुछ ऐसे मेजर्स करे जिसके कारण कार्बन एमिशन कम हो गया, पहले जो आपकी फैक्ट्री से पोल्यूशन निकलता था वो कम हो गया। वाई? बिकॉज आपने एडवांस्ड मशीनरी लगा ली। समझ रहे हो? आपने कोई स्पेशल फिल्टर लगा दिया, राइट। तो आप अब वो पोल्यूशन में जो कार्बन होता है उसको ऑयल फॉर्म में लेके उसको सेफली आप डिस्पोज कर रहे हो रादर देन सेंडिंग इट इन द एयर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेके ESG फ्रेमवर्क है। कंपनी सेबी ने मैंडेटरी करा कि कंपनीज को अपनी ESG फ्रेमवर्क
और ईएसजी डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे एनुअल रिपोर्ट में। आप जाके एनुअल रिपोर्ट सर्च करोगे, आपको बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं जाता हूँ और मैं जाके आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये मैंने फाइनेंश एनुअल रिपोर्ट्स में गया, फाइनेंशियल ईयर 2022 में गया। ठीक है, कम डाउन कम डाउन कम डाउन कम डाउन कम डाउन, नीचे नीचे नीचे, ये आ गया। ठीक है, ये राजी, ये देखिए सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ये पूरा का पूरा वही है। आप यहाँ पर ईएसजी टाइप अगर करते हो ईएसजी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ ना मिले ईएसजी के ऊपर। ये आर क्रॉस फंक्शनल ईएसजी टास्क फोर्स, समझ रहे हो? तो ईएसजी पे कमेटी बना दी है, ये सब चीज़ें हैं। बट अगेन दिस इज नॉट समथिंग विच विल हैम्पर द इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि सेबी ने अभी तक कोई इस पे ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत हैवी पेनल्टी या पीनलाइज करा हो सेबी ने इस चीज़ को। ठीक है, फिर लास्ट में यहाँ पर क्या आता है वो समझना, और आज छोड़ के मत जाना, जरा इंपॉर्टेंट बात करनी है कि भाई कंपनी एनालिसिस करने के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, कहाँ कहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो नंबर वन, सबसे पहले वो बोलता है कि सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट तो एनुअल रिपोर्ट है। बट एनुअल रिपोर्ट के साथ प्रॉब्लम बताऊं क्या हो जाती है? फ्रीक्वेंसी, राइट? फ्रीक्वेंसी मतलब ये मिलेगा आपको वंस इन ईयर, वन पर ईयर, समझ रहे हो? साल में एक बार। तो आप क्या एक साल इंतजार करोगे नई इन्फॉर्मेशन के लिए? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये मास्टर डॉक्यूमेंट है आपका, आपको पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको रिसर्च करना है तो। लेकिन आप एक साल इंतजार नहीं कर सकते ना। अभी सितंबर में आया, अब अगले सितंबर में आएगी, तो एक साल तक क्या करोगे? तो इसीलिए कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़े जाते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल मतलब हर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद, हर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद कंपनी है ना, एनालिस्ट्स को बुला के कॉन्फ्रेंस करती है। वो आके पूछती है, सवाल जवाब करते हैं एनालिस्ट कि भाई तुम्हारा मार्जिन ऐसा क्यों रहा, तुम्हारा फ्यूचर का क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या नहीं है, ये वो फलाना। उस टाइम पर वो पूरी की पूरी उसकी रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, और उसकी ट्रांसक्रिप्टिंग होती है, और वो ट्रांसक्रिप्ट आपको अवेलेबल होती है। फिर मैनेजमेंट कई जगहों पर इंटरव्यू देता है, यूट्यूब पे, सीएनबीसी पे मैनेजमेंट आपको इंटरव्यू देता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो जब मैनेजमेंट इंटरव्यू आपको देगा, तब मैनेजमेंट इंटरव्यू से आप बहुत इजीली एक टोन समझ सकते हो। आप जाके देखिएगा तो सही, कभी समझिएगा तो सही, यूट्यूब पे जाके देखिएगा वरुण बेवरेजेस मैनेजमेंट इंटरव्यू, जो भी आप कंपनी देख रहे हो। अगर श्री सीमेंट है तो श्री सीमेंट मैनेजमेंट इंटरव्यू। जस्ट गो एंड सी हाउ द टॉप ऑफिशियल्स आर टॉकिंग जब वो कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, एमसीए की वेबसाइट से आपको कुछ डेटा मिल सकता है, बट आजकल ये सारा डेटा है ना बहुत आसानी से इन सब जगहों पर अवेलेबल है। ट्रेंड लाइन पर है, त्रिजोरी फाइनेंस है, स्क्रीनर है। ठीक है, फिर पब्लिश्ड रिसर्च रिपोर्ट्स, इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी रिसर्च। अगर आप किसी की रिसर्च रिपोर्ट के बेसिस पे अपनी रिसर्च कर रहे हो तो वो सेकेंडरी रिसर्च है। ठीक है, फिर होती है न्यूज़ वेबसाइट्स। न्यूज़ वेबसाइट्स मतलब जो आप लाइवमेंट और ईटी ईटी और ये सब चीज़ें जो आप देखते हो। ग्राउंड विजिट और सटल बट, सटल बटिंग मतलब, ग्राउंड विजिट मतलब मैंने उसकी फैक्ट्री विजिट करी, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता फैक्ट्री विजिट करके कर क्या लोगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं गया और मैंने ब्रिटानिया की फैक्ट्री या पार्ले जी की फैक्ट्री विजिट करी या ब्रिटानिया की फैक्ट्री विजिट करी, तो सबसे पहले जाऊंगा तो एक तो हर जगह मशीन, हर जगह शोर, हर जगह भागते हुए लोग। ठीक है, फिर दूसरा क्या कर रहे हैं वो, कुछ मैदा डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, साला बिस्किट बना रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से बिस्किट जा रहा है, कहाँ से मैदा जा रहा है, कहाँ से शक्कर जा रही है। तो वहां जाके आप क्या ही समझ लोगे कि कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है? समझ रहे हो? सटल बट उल्टा क्या होता है पता है? सटल बट का मतलब ये है कि आप किराने वाले के पास चले गए। आप किराने वाले के पास गए और आप जाके समझे कि यार अच्छा ब्रिटानिया कितना बिकता है, क्या लोग आगे होके ब्रिटानिया का बिस्किट मांगते हैं? अच्छा ब्रिटानिया आपको कितने दिन के लिए उधार में देता है माल? क्या ब्रिटानिया तुरंत कैश ले लेता है आपसे? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। आपको मार्जिन कितना, आपको सबसे ज्यादा मार्जिन किस पे रहता है? अगर कोई आपसे आके पूछता है कि भैया बिस्किट दे दो, तो आप उसको क्या ब्रिटानिया का बिस्किट देना प्रेफर करते हो? समझ रहे हो आप? ये सटल बटिंग है कि आप ग्राउंड पे जाके समझ रहे हो कि चीज कैसे चल रही है, कैसे ऑपरेट कर रही है। ठीक है, इसके बाद अगेन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले जाके जो अपना NISM का नोट वर्कबुक है, आप उसको पूरा प्रॉपर पढ़िए, हमारे नोट्स पढ़िए, ये लेक्चर देखिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट कीजिए। मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूँ यार। देखो, जैसा मैंने बताया, हम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ये सीरीज कवर कर चुके हैं, होपफुली जल्दी खत्म भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वॉट डू यू वॉन्ट टू डू, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव ये सीरीज का जो था ना, वो दो ऑब्जेक्टिव थे। एक तो उन लोगों को हेल्प करना था जो ऑलरेडी NISM रिसर्च एनालिस्ट 15 का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है,
और उनको हेल्प चाहिए, कोचिंग जैसा कुछ चाहिए, तो उनकी हेल्प हो गई। दूसरा ये उन लोगों के लिए था कि जो बिल्कुल ही अज्ञान है, मतलब जिनको फिनेंस का कोई नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, या तो फाइनेंस का कोई नॉलेज ही नहीं है, या कैपिटल मार्केट स्टॉक मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन मुझे रिसर्च की फील्ड में जाना है आगे, इधर मुझे नौकरी करनी है या फिर मुझे खुद से काम करना है। आप मानोगे नहीं, कोहर्ट में मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट, दे आर नॉट देयर फॉर जॉब, एंड यूल बी सरप्राइज, ठीक है, उनको ऐसा है कि वी जस्ट वांट टू डू अपस्किलिंग, वी आर नॉट हियर फॉर जॉब। नाउ दिस इज इटसेल्फ इज अ बिगेस्ट अचीवमेंट, राइट, फॉर अ ट्यूटर, कि अगर ऐसी क्राउड आ रही है जो सीखने आ रही है। तो अगर आपको, तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव था मेरा कि यार आपको बिना कोई इन्वेस्टमेंट करे एक टच मिल जाए कि रिसर्च एनालिस्ट की फील्ड कैसी दिखती है। हालांकि दिस इज वेरी फार अवे फ्रॉम रियलिटी, मतलब मैं आपको दूरबीन से भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। दूसरा ये है यार, ये नया साल आ चुका है, 2024 है, तो प्लीज़ यार टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा अपना। मैं आपको फिर बताता हूँ, एक एडिशनल सेकंड जो आप वेस्ट कर रहे हो ना, आप ये समझ लेना आपके माँ बाप को वो एक एडिशनल सेकंड एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि आप उनके ऊपर से ना लोड जल्दी से जल्दी खत्म करो। एक दिन आपने ज़्यादा वेस्ट करा, एक दिन उनको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। 1 घंटा आपने ज़्यादा वेस्ट करा, 1 घंटा उनको और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। जितनी जल्दी आप उनसे वो बोझ अपने ऊपर ले लोगे उतना बेटर है। जो लोग टीयर 2 सिटीज़ से हैं, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, वो मेरे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 2024 में इंश्योर करना कि आप एक स्ट्रॉन्ग अपस्किलिंग करो, ठीक है। कॉलेज में जो एकेडमिक्स है, स्पेशली मैं प्लेन ग्रेजुएट्स की बात कर रहा हूँ, जो बीबीए बीए बीकॉम करते हैं, बीएससी कर रहे हैं, वो सफिशिएंट नहीं है। दैट इज नॉट स्किलफुल, यू नीड टू अंडरस्टैंड। एकेडमिकली इट इज अप्रूव्ड बाय ऑल द बॉडीज, राइट, AICT वगैरह सब ने अप्रूव किया है, बट इट इज नॉट स्किलफुल। वो आपको स्किल्ड नहीं बनाएगी, इट विल नॉट प्रिपेयर यू फॉर अ जॉब। तो डू समथिंग विच विल प्रिपेयर यू फॉर अ जॉब। मेरी मदद रहेगी उसमें आपको पूरे साल। दिस इंटायर ईयर फ्रॉम माई साइड विल बी डेडिकेटेड टू यू। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपना सपोर्ट दिखाना है, ठीक है। आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ कि अभी तक आपको कैसा लग रहा है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एक बार और, ठीक है। और अगर हो सके तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने चैनल को, आपका ही चैनल है, ठीक है, अपने चैनल को शेयर करो, और जल्दी से जल्दी और ग्रो करने में मदद करो, ठीक है। आई होप अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। मैं आगे और डेप्थ में जाऊँगा, मैं आगे और बड़ी केस स्टडीज़ कवर करूँगा। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।